नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक कहानी पुनः लेकर आए हैं और आप सभी इसे प्रेम से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमें वास्तविक जीवन कैसे जीना चाहिए और परिवार में बड़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। तो देर न करते हुए मित्रों, आइए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। दिल्ली शहर में रामकृष्ण नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कमला और 2 बेटों के साथ जीवन गुजर बसर कर रहा था। वह एक मोटर मैकेनिक का काम करता था। उसके पास में ही एक बहुत बड़ा ऑटो सेंटर था। उस गैराज में पुरानी मोटरें आती और उनका रिपेयरिंग का काम होता था। वहीं पर रामकृष्ण नौकरी करता था और उससे जो तनख्वाह मिलती थी उससे अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके 2 बेटे थे, दोनों छोटे छोटे थे, उनकी पढ़ाई चल रही थी। वह कठिन परिश्रम करके, रात दिन हाड़ तोड़ परिश्रम करके अपने परिवार और बच्चों को हर सुख सुविधा प्रदान करने की कोशिश करता कि उनके मन में किसी प्रकार की हीन भावना न आने पाए। अब वह इतना मेहनत से काम करता कि एक मजदूर अपने को नहीं समझता था। जब वह फैक्ट्री में जाता तो जो काम हाथ में ले लेता उसे पूरा किए बगैर वापस नहीं आता था। सबकी छुट्टी हो जाती थी, सब मजदूर काम पर से चले जाते थे, पर वह अपना काम पूरा किए बिना नहीं जाता था। चाहे रात के 10-11 ही क्यों न बज जाएं, वह अपना काम पूर्ण मनोयोग से एक कर्मयोगी की तरह करता था। पूरी निष्ठा के साथ काम करता था, जिससे ग्राहक तो प्रसन्न रहते ही थे, गैराज का मालिक भी उससे बहुत प्रसन्न रहता था और उसके प्रति बड़ा सहानुभूति रखता था। जब कभी उसे पैसों की आवश्यकता पड़ती, चूँकि तनख्वाह कम हुआ करती थी, तो वह मकान मालिक जिसका गैराज था उससे बोलता तो वह उसकी मदद अवश्य करता था। उसका मालिक उससे खुश रहता था। उसके काम को देखकर, उसकी निष्ठा को देखकर, उसके लगन को देखकर, क्योंकि उसकी वजह से ही वह गैराज चल रहा था और शहर की ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पर रिपेयरिंग के लिए आती और रामकृष्ण कितनी भी खराब गाड़ी क्यों न हो, उसे चुटकी भर टाइम लगता था और तुरंत उसे ठीक कर देता था, जिससे सारे लोग प्रसन्न चल रहे थे। उसका घर एक छोटा सा मकान था। धीरे धीरे आमदनी बढ़ी तो उसने थोड़ा बड़ा मकान किराए पर ले लिया। उसके मकान का जो मालिक था, जहाँ पर वह रहता था, वह भी बड़े उदार और अकेले वृद्ध व्यक्ति थे। वह भी रामकृष्ण और उसके परिवार वालों से बड़ा प्रेम करते थे, बड़े सहानुभूति रखते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा और रामकृष्ण के लिए यह भारी पड़ता। उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती, महीना पूरा होते होते, पर खर्चा पूरा नहीं होता था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, पढ़ाई का खर्चा बढ़ता गया। उच्च शिक्षा की बारी आई तो बच्चों को विदेश में पढ़ाने का उसने मन बना लिया और उसने ठान लिया कि मैं बच्चों को जीवन बना करके रहूँगा, क्योंकि वृद्धावस्था में यही तो हमारे सहारा होंगे। और उसके इस कार्य में उसकी पत्नी
कमला का भी बड़ा योगदान था। दिन रात सुबह से लेकर शाम तक गृहस्थी के सारे कामों को स्वयं करती थी और स्वयं अच्छा खाना पीना न खा करके बच्चों को खिलाती थी। रामकृष्ण और उसकी पत्नी अपने सुख दुख का ख्याल किए बगैर बच्चों को हर सुख सुविधा प्रदान हो ऐसा प्रयास करते थे। समय बीतने पर एक अनाथ बालक रामकृष्ण को मिल गया। उसकी दीन दशा को देखकर वह उसे अपने घर ले आया और उसे रख लिया। वह उनकी नौकर की भांति सारे काम घर का दौड़ दौड़ के करता और रात्रि विश्राम का समय आने पर रामकृष्ण के पैर भी दबाता था। इतना ईमानदार और कृतज्ञ व्यक्ति था उसका नौकर, जिसका नाम था सुंदर। सुंदर साया की भांति उस परिवार की रक्षा में लगा रहता था और सेवा शुश्रूषा करता था। जब बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो गैराज मालिक से उसने जाकर के कहा, पर उसने जो उसके पास था दिया, बाकी पैसे कम पड़ रहे थे। एक बार तब वह हताश होकर के अपनी पत्नी कमला के पास आया और उससे कहा कि देखो, बच्चे को विदेश भेजना है, वहाँ पर बहुत खर्च आएगा और तुम थोड़ा मदद करो तो बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए। अब कमला से उसने कहा, देखो तुम अपना मंगलसूत्र दे दो इसको बेच करके और मैं पढ़ाई करवा दूँ बच्चे की। समय आएगा तो मैं तुम्हें यह खरीद कर दे दूँगा। एक बार तो उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसे यह याद था कि यह मेरे माँ की दी हुई निशानी है और मंगलसूत्र तो सौभाग्य का प्रतीक है जो पति के लिए पहना जाता है, मंगल कामनाओं के साथ कि उसका मंगल हो। परंतु उसके आंखों में आंसू आ गए, अंदर ही अंदर आंसू पी गई और अपना मंगलसूत्र कंगन निकाल करके दे दिया। रामकृष्ण बूझे मन से गया और उसे बेच करके वापस आया। बड़े बेटे को दिया, जाओ बेटा। बच्चों को कभी यह एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके पास पैसों का अभाव है और उनकी पूर्ति के लिए दिन रात हाड़तोड़ परिश्रम करता। अब गैराज में काम करते करते उसके सारे कपड़े मैले कुचैले धब्बेदार हो गए थे, पर वह कोई परवाह नहीं करता था। उसे अपने परिश्रम पर भरोसा था और एक आशा भी बंधी थी कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और अच्छे अच्छे नौकरियां प्राप्त कर लेंगे, व्यापार करने लगेंगे, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस तरह से उसने अपने दोनों बेटों का पालन पोषण किया और वह समय आया जब बड़ा बेटा पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर हो गया और छोटा बेटा एक बहुत बड़ी व्यापारी की बेटी से प्यार करने लगा और वह उससे शादी कर लिया। ये बात राम कृष्ण को पता चली, कमला को पता चली। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि हम लोगों से बगैर राय मशवरा किए इसने शादी कर ली, आखिर करें भी तो क्या। अब एक अच्छे घराने में देख करके बड़े बेटी की भी शादी कर दी। दोनों बहुएं घर में आई और
अब दोनों बड़े घराने की थी, घर का काम करती नहीं थी, सारा काम कमला को करना पड़ता था, जबकि उन लोगों को करना चाहिए, पर वह अपना कर्तव्य भूल गई थी। उन्हें घमंड था कि हम बड़े परिवार की हैं, हमारे घर तो नौकर चाकर ये काम करते हैं, हम लोग क्यों करें। और इतना ही नहीं, जरा सा देर चाय में हो जाए, भोजन में हो जाए, नाश्ता में हो जाए, तो कमला को डांट भी पिलाती थी और बुरा भला भी कहती थी। हम लोगों का भाग्य फूट गया जो इस घर में आ गई कि हमें समय से नाश्ता चाय भी नहीं मिलता, न कोई नौकर है, न कोई चाकर है, न कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला है। बहुएं रात दिन घर में बैठी टीवी देखती और मोबाइल चलाती और सासू पर हुक्म चलाती थी। एक दिन अचानक बाहर से रामकृष्ण आया और उसने कमला को भोजन बनाते हुए देखा। उसने प्रश्न कर दिया कि तुम क्यों कर रहे हो, दो दो बहुएं घर में बैठी हैं, अब तो तुम आराम करो, वृद्धावस्था आ गई है, तुम्हारा समय नहीं है काम करने का, और तुम गठिया की मरीज हो, चलने फिरने में तुम्हें दिक्कत आती है। अब कमला की आंखों में तो आंसू आ गए, पर उसने छिपा करके रामकृष्ण से कहा, अरे क्या हुआ, बहुएं अभी नहीं हैं, मैं ही कर देती हूँ। रामकृष्ण थोड़ा नाराज तो हुआ मन में, परंतु बोला नहीं, चला गया। कमला ने सबको चाय नाश्ता पहुँचाया, सब लोगों ने किया, बहुओं ने भी किया, बेटों ने भी किया, सब अपने अपने कमरे में चले गए। रामकृष्ण कमला को बुलाया और कहा कि देखो, बच्चों को बिगाड़ो मत, उनका समय है काम करने का, उन्हें काम करने दो। तुम अधिक ममता दिखा करके उन्हें अपने कर्तव्य का बोध नहीं कराओगी तो आगे चल करके वह कार्य नहीं करेंगे जो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। परंतु वह तो सारी हालत घर की जानती थी। रामकृष्ण तो चला जाता था दिन भर के लिए, रात 10 बजे 11 बजे वापस आता था ड्यूटी करके। उसे क्या पता था घर में क्या हो रहा है। एक दिन की बात हुई, बहुओं ने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए थे और माता पिता के खिलाफ काफ़ी भड़का दिया था, जिससे दोनों बेटे माँ बाप से धीरे धीरे घृणा करने लगे थे और अपनी पत्नियों की बातों में आकर के उनकी बातों का अनदेखा भी करना शुरू कर दिए थे। और इस तरह से घर में सदैव कलह का वातावरण बना रहता था। एक दिन रामकृष्ण आया और देखा कि पुनः कलह हो रहा है। उसने शांत कराया और तभी वहाँ पर उसके गैराज का मालिक आता है और रामकृष्ण को 10 लाख रुपए देते हुए कहता है, रामकृष्ण इसे रख लो, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। वह जो तुमने गैराज में कबाड़ में खड़ी हुई गाड़ी को बना करके नई कर दी थी, उसकी बिक्री हो गई है, वह 25 लाख में बिकी है और ये पैसे तुम्हारे हैं। तुम इन पैसों को लेकर के अच्छा सा मकान खरीद लो, जिसमें परिवार बड़ा हो गया है, सभी आराम से रह सकें। छोटे से कमरे में तुम्हारा गुजारा कैसे होता होगा। रामकृष्ण के आंखों में आंसू आ गए और वह पैसे लिया और लेकर के अपने बड़े बेटे को बुलाया कि देखो बेटा, इस पैसे से जा कर के
ये जो मकान है वो मकान मालिक बेचना चाहते हैं, उनके पास पैसों की तंगी है, हमसे कई बार बोले, परंतु मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं खरीद सकता था, और अब पैसे आ गए हैं, जा कर के इस मकान की रजिस्ट्री करवा लो। पर ध्यान देना, इस मकान की रजिस्ट्री मेरी पत्नी कमला के नाम होना चाहिए। बेटा पैसा लिया, जा कर के रजिस्ट्री कराया, परंतु उसके मन में खोट था। उसने रजिस्ट्री अपनी माँ के नाम न करा करके अपने पत्नी के नाम करा लिया, मकान उसकी पत्नी के नाम हो गया। यह बात और किसी को भी मालूम नहीं थी। एक दिन पुनः कलह का वातावरण इतना जोर शोर का होने लगा कि बहुएं दोनों मिल करके कमला को लताड़ रही थीं, जलीकटी सुना रही थीं, अनेक भद्दी भद्दी बातें बोल रही थी। और अचानक रामकृष्ण वहाँ आ पहुँचा। अब तो हद हो गई थी। दोनों बेटे वहीं पर बैठे थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे, न तो अपने पत्नियों को ही मना कर रहे थे। रामकृष्ण आकर के बोला रोबीले अंदाज में, अरे जोरू के गुलाम, तुम दोनों बैठे हो और घर का वातावरण विषाक्त बना हुआ है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं। ये कल की आई हुई बहुएं अपने सास पर इतना अत्याचार कर रही हैं और तुम लोग अपनी माँ का अपमान होते हुए देख रहे हो और बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। चले जाओ, इस घर को खाली कर दो। आज के बाद तुम लोगों की सूरत में देखना नहीं चाहता। अपनी अपनी बहुओं को लेकर के यहाँ से चले जाओ और यहाँ हम लोग अपना, जब तक मेरे दम में दम है, मेहनत करके अपना गुजारा कर लूँगा। तुम लोगों से जो उम्मीद थी मैं समझ चुका हूँ, वह तो पूरी होने से रही। अब तुम लोग जाओ, अपना भविष्य देखो और हम लोगों को अपने हाल पर छोड़ दो। तभी बड़ा बेटा खड़ा हुआ और उसने कहा, पिताजी, यह मकान आपको खाली करना पड़ेगा। रामकृष्ण हतप्रभ हो गया। क्यों? मकान मेरा है। तब तक बड़ी बहू बोली, मकान आपका कैसे है? आपके पास कागज़ कोई हो तो दिखाइए। मेरे पास कागज़ है, मैं दिखाती हूँ, मकान मेरा है। और झट उसने रजिस्ट्री निकाल करके रख दिया। जो धोखे से बाप को धोखा देकर, माँ को धोखा दे करके बड़े बेटे ने उस मकान की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करा ली थी, रख दिया। रामकृष्ण ने देखा रजिस्ट्री को, उसे चक्कर आ गया। वह आश्चर्यचकित हो गया कि बेटा ऐसा भी कर सकता है। मेरा ही पैसा, मेरी ही कमाई, मैंने ही रजिस्ट्री के लिए कहा और यह जा कर के इसको अपनी पत्नी के नाम धोखे से करा लिया है। मेरा मकान नहीं। तब उसने निर्णय लिया कि अब हमें इस घर में नहीं रहना है और भाग्य जहाँ ले जाए वहाँ जा कर के अपना जीवन गुजर बसर करना है। ऐसे दुष्ट परिवार के साथ अब मैं नहीं रहूँगा। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी को कहा, कमला चलो, हम लोगों का यह घर नहीं है, अब जहाँ भगवान रखेगा वहाँ हम लोग रहेंगे। घर से कोई भी सामान नहीं लिए, जैसे थे वही कपड़े पहने, एक झोला भी साथ में नहीं लिए और घर से निकल पड़े। उनको जाते हुए देखा तो उनका नौकर जो सुंदर था, सुंदर भी साथ हो गया। रामकृष्ण ने उसे बहुत समझाया कि बेटा देखो, हम लोग इस समय
विपत्ति में हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं, न भोजन का ठिकाना, न पानी का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। तुम हम लोगों के साथ कहाँ रहोगे? परंतु वह पैर पकड़ के रोने लगा कि आप मेरे पिता के समान हो, आपने मुझे पाला है, मुझे जीवन दिया है, आप जहाँ जैसी भी स्थिति में रहेंगे हम आपके साथ ही रहेंगे। तीनों घर से चले गए। बेटे बहू अपने घर पर मौज मस्ती से रहने लगे। उन्हें कभी भी ख्याल नहीं आया, तरस नहीं आया कि हमारे बूढ़े माँ बाप कहाँ होंगे, किस स्थिति में होंगे, किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। कभी ख्याल नहीं किया और न उनकी सुध ही ली। धन और मद का ये प्रभाव था कि वे मौज मस्ती के सिवाय उन्हें कुछ सूझता नहीं था। बढ़िया मकान उनके पास रहने के लिए था ही, और छोटे बेटे के जो ससुर थे वो बहुत बड़े व्यवसायी थे, पैसों की कमी थी नहीं, वहाँ से भी उसे मदद मिलती रहती थी और उनकी कंपनी में ही वो मैनेजर भी था। बड़ा बेटा भी अच्छी कमाई कर रहा था, तो उनके दिन बड़े अच्छे तरह से गुजर रहे थे। इधर रामकृष्ण, कमला और अपने नौकर के साथ चलते चलते पैदल काफ़ी दूर निकल गए। शहर से बाहर जंगल को पार किया तो एक हाईवे दिखाई पड़ा, जहाँ पर गाड़ियाँ हमेशा आती जाती रहती थी। 2 दिन के वे भूखे प्यासे रामकृष्ण और कमला वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। सुंदर भी थोड़ी दूर पर जाकर के जमीन पर लेट गया, पर उसे नींद कहाँ। वह इतना स्वामी भक्त और वफादार व्यक्ति था कि उसे चिंता अपने मालिक के बारे में हो रही थी। रामकृष्ण अपनी पत्नी कमला से कहता है, जो कि आंसू बहा रही थी, हिचकियाँ ले रही थी रो रो करके, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ढाढ़स बंधाया, कहा सुनो, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ और मेरी विद्या मेरे पास है ही, मैं तुम दोनों को अभी भी कमा करके अच्छी तरह से पाल पोस सकता हूँ, परंतु मजबूरी ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। गाड़ियाँ बनाने का औजार अगर हमें मिल जाए तो मैं यही रोड पर ही बैठ करके इतना जरूर कमा लूँगा कि तुम लोगों का पालन पोषण अच्छी तरह से हो पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब ये सारी बातें सुंदर सुन रहा था। सुंदर ये सारी बातें सुनता है और मन में विचार करता है कि मालिक को पैसों की आवश्यकता है और कहीं से मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उसने जाकर के ब्लड बैंक में लाइन लगाया और अपना खून बेच करके पैसा इकट्ठा किया। एक बार नहीं, 2 बार खून बेचा और पैसा इकट्ठा किया और ला करके मालिक को दिया। और तब रामकृष्ण बहुत ही ईमानदार आदमी था। उसने पूछा, अरे बेवकूफ, कहीं से पैसे चुरा कर लाए क्या? उसने सारी दास्तान बता दी।
मालिक मैंने कभी चोरी नहीं की और आपके साथ रहते हुए मेरे मन में ऐसा कुविचार कैसे आ सकता है। आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैंने अपना खून बेच करके ये पैसा इकट्ठा किया। रामकृष्ण उसे गोद में बिठा करके बहुत प्यार किया, आंसुओं से उसका सिर भिगो दिया। दोनों जाकर के शहर से रिंच, पाना, टूल्स, जो भी गाड़ियों को बनाने के लिए उपकरण चाहिए थे सब खरीद लाए। और रामकृष्ण उसी हाईवे पर एक किनारे एक छोटी पन्नी डाल करके और एक पेपर पर एक बोर्ड बना दिया। बोर्ड पर लिखा था सुंदर ऑटो सर्विस सेंटर, और वहीं बैठकर गाड़ियों की मरम्मत करने का काम करने लगा। अब इस काम से उसे धीरे धीरे आमदनी होने लगी और उन तीनों का जीवन यापन चलने लगा। रामकृष्ण का यह व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि वह एक कुशल मिस्त्री था। जिस भी गाड़ी को हाथ लगाता तुरंत ठीक हो जाती, और जो भी बनवाता वह खुश होकर के मजदूरी के अलावा भी उसकी दशा को देखकर उसे कुछ न कुछ टिप्स अवश्य देता था। रामकृष्ण का जीवन धीरे धीरे विकसित होने लगा। पैसे बढ़े तो उसने एक मकान खरीद लिया और विकास करते करते वह इस मंजिल तक पहुंच गया कि उसी छोटे से बिजनेस से एक बहुत बड़ी ऑटो पार्ट की दुकान खरीदी, और इस तरह से ऑटो पार्ट की उसकी इतनी दुकानें हो गई शहर में कि उससे काफ़ी आमदनी होने लगी। और जब आमदनी ज़्यादा होने लगी तो उसने अनेक फैक्ट्रियां खड़ी कर दी और उन सब का मैनेजर बनाए अपने प्रिय नौकर सुंदर को। सुंदर बहुत ही कुशलतापूर्वक कार्य को करता था। उसका व्यापार चल निकला और शहर के बड़े सेठों में उसका नाम होने लगा। आलीशान बंगला हो गया, कार हो गई खुद की, नौकर चाकर हो गए। रामकृष्ण एक बहुत ही सुंदर विचार का आदमी था। उसके मन में यह बात चुभती थी कि आजकल के बच्चे जब वृद्धों का अपमान करेंगे तो उनकी दशा क्या होती है वह अच्छी तरह देख चुका था। इसलिए उसने एक वृद्धाश्रम भी बनवाया जहां पर वृद्धों की सेवा शुश्रूषा निःशुल्क की जाती थी, और शहर में उसका बहुत बड़ा नाम हो गया। इधर उसके दो बेटे जो थे अपने घर पर, संयोग देखिए बड़ा बेटा जो था उसकी नौकरी छूट गई, फुटपाथ पर आ गया, साल भर से घर में बैठा रहा और धीरे धीरे उसके ऊपर इतना कर्ज हो गया कि कर्ज चुकाना उसके बस की बात न रही। दूसरा जो छोटा बेटा था उसके ससुर जी का व्यापार बंद हो गया और पाई पाई के लिए मजबूर हो गए, और जब स्वयं उनके पास पैसा नहीं तो दामाद और बेटी को कहाँ से दे।
दोनों की हालत इतनी खराब हो गई कि मकान गिरी भी हो गया, खाने पीने की व्यवस्था भी न रही, दर दर भटकने लगे। पड़ोस के किसी व्यक्ति ने उनको बताया कि तुम लोग इतनी विपत्ति काट रहे हो, अरे तुम्हारे पिता इस शहर के नामचीन धनियों में से एक हैं, तुम लोग उनके पास चले जाओ और वे पिता हैं, तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। पर उन्हें बड़ा संकोच लगता। जिन माता पिता को विपत्ति काल में हम लोगों ने धक्के मार करके घर से बाहर कर दिया, उनके पास जाएं तो कैसे जाएं? पर थी मजबूरी, करें क्या, कोई रास्ता नहीं था। जब रामकृष्ण अपने ऑफिस चला जाता तो बहुएं जाकर के सासू माँ के चरणों में गिर जाती और उनसे रोने लगती। घर की सारी दास्तान बयान की और बताया कि कैसे कैसे नौकरी छूटी, व्यापार बंद हुआ और हम लोग कर्ज में डूब गए हैं, कोई सहारा नहीं है। अब माताजी आप ही मदद करें, अन्यथा हम आपके बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, कौन हमारी मदद करेगा, कैसे हमारा जीवन चलेगा? अब माँ तो माँ होती है। कमला का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा जाओ, मैं वे आएंगे तो उनसे बात करूंगी और फिर तुम लोगों को बताऊंगी। जब रामकृष्ण घर पर आए तो कमला ने सारी बात बताई कि बेटों की यह हालत है, आखिर हैं तो वे अपने ही बेटे, थोड़ी सी गलती कर दिए तो क्या हो गया, आप उन्हें माफ कर दो। पर ये बात तो रामकृष्ण के सीने में जैसे तीर की तरह चुभी। वह उस दिन को नहीं भूल पाया था जब बेटे बहुओं ने धक्के मारकर उन्हें बाहर किया था और मकान से बेदखल कर दिया था। सिर ढकने के लिए छांव नहीं थी और कैसे कैसे वह आ करके अपने मेहनत और परिश्रम और ईमानदारी से काम करके इस स्थिति को प्राप्त किया है, वह कैसे उस दिन को भूल सकता था। उसने पत्नी से साफ मना कर दिया कि आज के बाद उन लोगों को यहाँ नहीं बुलाना, वरना ठीक नहीं होगा। परंतु दूसरे दिन बहुएं अपने पतियों को लेकर के कमला के पास पुनः आईं और रो रो कर अपना दुखड़ा बयान करने लगी और हाथ जोड़ करके कहा, माताजी आप ही अब चाहें तो हम लोगों की जिंदगी संवर सकती है, वरना हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। कमला ने कहा जाओ, पिताजी बहुत नाराज हैं, अभी थोड़ा टाइम और काट लो, मैं उन्हें मना लूँगी तो तुम लोगों को बुला लूँगी। कमला ने वही बात पुनः अपने पति को बताया। आखिर हैं तो अपने बच्चे ही, और माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चों की इतनी गहराई से बात न लेकर के उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। रामकृष्ण ने कहा, वह समझ गया, ये माँ है और नहीं मानेगी, उन्हें बुलाएगी जरूर, पर मुझे अब उनके साथ नहीं रहना है। ऐसा उसने मन में निश्चय करके कमला से कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो उन्हें बुला करके, बहुत बड़ा कारोबार है, जिस पर लायक समझो उसमें उन्हें लगा दो, उनका भी जीवन चले, तुम्हारा भी जीवन चले, कोई बात नहीं। कमला ये बात उसके मन के अंदर की पीड़ा नहीं समझ पाई। उसने अपने बेटे और बहुओं को फोन करके घर पर बुलाया। सब लोग आए और घर पर रहने लगे। उनका कारोबार बहुत बड़ा था। कमला
सुंदर से बोली कि बेटा, इन दोनों को अपनी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, किसी भी फैक्ट्री में अच्छे ओहदों पर रख दो और सब लोग मिलकर के काम करें ताकि घर चले। और बिखरा हुआ घर अगर पुनः संवर जाए तो बुराई ही क्या है। सुंदर ने उन लोगों को काम बता दिया, सब अपने काम पर लग गए। परंतु मित्रों, इतना कहने के बाद जब से रामकृष्ण अपने ऑफिस गया, वापस नहीं आया था। अब सारे परिवार वालों को तो चिंता जो हुई सो हुई। कमला का तो रो रो कर बुरा हाल था। आखिर प्रतिदिन चाहे आधी रात ही क्यों न बीत जाए, पर घर जरूर आते थे। पर आज 2 दिन हुआ ऑफिस से घर नहीं आए, क्या बात है? वह बच्चों को लेकर के ऑफिस जाती है उनका पता करने के लिए। नौकरों से पूछा, सबने बताया मालिक तो 2 दिन से यहाँ पर नहीं है, आप लोग ऑफिस में जाकर के देखिए। सब जाते हैं, देखते हैं तो ऑफिस के टेबल पर एक पत्र पड़ा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, मेरे दिल के टुकड़े दोनों बेटों, तुम लोगों ने जो मेरे साथ बर्ताव किया ठीक ही किया। अब कमला तुम्हारी माँ है और उसने तुम लोगों को आश्रय दिया है। हो सके तो अब कमला का ख्याल रखना, उसकी वृद्धावस्था है, उसे कोई कष्ट ना हो इसका ध्यान रखना। मैं तो जा रहा हूं, और कहाँ जा रहा हूं यह तो प्रभु ही जाने। शायद हो सकता है अब तुम लोगों से मेरी मुलाकात किसी जन्म में हो अथवा न हो, पर मैं जा रहा हूँ।